जी, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक बार फिर से चिराग फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के टॉप 25 में बिल्कुल जी हाँ, सभी का स्वागत है। बेहतरीन प्रश्नों के साथ स्वागत करते हैं और जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं आज के टॉप 25 का। उसके साथ-साथ आज के लिए आप सभी के लिए मोटिवेशन है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। बिल्कुल जी हाँ, आप जो भी चाहते हैं वो सभी प्राप्त हो जाएँगे आपको, बस आपको एक थोड़ा-सा कोशिश करने की ज़रूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने बेहतरीन जवाब देते हुए आगे बढ़ना है, एक बेहतर प्रयास करना है, सफलता के जी हाँ, सीढ़ियों पर आगे बढ़ते रहना है। संगठन का आवश्यक सिद्धांत क्या है? संगठन का आवश्यक सिद्धांत यानी कि जी हाँ, क्या संगठन का आवश्यक सिद्धांत के बारे में एक कहते हैं कि ऑर्गनाइज़ेशन तो एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ यहाँ पर जो आवश्यक सिद्धांत के रूप में माना जाएगा, क्या धन कमाना, संगठन का नाम और ढाँचा, विभागीय या फिर रोज़गार अवसर? संगठन का जो आवश्यक सिद्धांत माना जाता है, कहते हैं कि क्या हो सकता है? बिल्कुल जी हाँ, थोड़ा-सा सुधार कीजिए, सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। जी। के बोलिए कि आपको पलटना है कि नहीं, तो वो आप बिल्कुल जी हाँ, तैयार रहिए। मुख्य जो माना जाएगा यहाँ पर एक जो मेन पॉइंट है वो आपका ऑर्गनाइज़ेशन और फ्रेम है। तो भई अभी तक तो ये सही माना जाएगा। डॉल्फिन सी में होगा यानी स्विमिंग ठीक है, बहुत अच्छा। अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए, अपने हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पहला प्रश्न कुछ लंबा खिंच गया, कोई बात नहीं लेकिन भटकना मत भई। मैं लाइव वालों से बिल्कुल मैं उनका देखना चाहता था। जो कुछ भी मैं देख सकता हूँ, वो जवाब मैं देखना चाहता था और मैं देखा कि कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या पता करनी है तो लीग में आपने कितने टाइप देखे? लीग को हमने कहा कि इसको हम राउंड रॉबिन के नाम से जानते हैं और इसी को हम बर्गर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लीग कहते हैं, राउंड रॉबिन कहते हैं, बर्गर सिस्टम के नाम से जानते हैं। लीग टूर्नामेंट को कितने भागों में विभाजित किया गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कुछ लोग 3 टाइप कहाँ पर देखे हुए थे भाई 3 टाइप? थोड़ा-सा हमको भी बताओ 3 टाइप कौन-कौन से होते हैं? जी, आप लिख कर बताओ, आप जो भी लिखना है क्योंकि हम लोग लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, बाकी जो बाद में देख रहे हैं वो भी ज़रूर लिखा कीजिए क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका। राउंड रॉबिन जी हाँ, बर्गर सिस्टम करते हैं, लीग के नाम से जानते हैं। जी, लीग के नाम से जानते हैं, राउंड रॉबिन के नाम से जानते हैं। 4 टाइप इन्होंने लिखा है 4 टाइप कौन-कौन से होते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो भी कुछ लिख रहे हैं आप उसको बेहतर तरीके से अगर यहीं पर क्लियर कर देते हैं तो मुझे लगता है कि वो शायद आप सभी के लिए बेहतर होगा। जी हाँ, और नहीं लिख पा रहे हैं तो आज फाइनल कर लीजिए। कल को किसी इंटरव्यू में जाना है, किसी आप वाइवा में जाकर अगर फँस जाएँगे, तो हो सकता है कि बहुत बुरा हो जाएगा आपके लिए या फिर बेइज़्ज़ती का सामना करना पड़ सकता है। तो जो कुछ भी सीखना है तो बेहतर तरीके से सीख लीजिए यहाँ पर, जब सिखाया जा रहा हो तो। सुधार कर लीजिए। जी हाँ, सिंगल लीग, डबल लीग इन्होंने सिंगल और डबल लिखा हुआ है, ठीक है, 2 टाइप, ठीक है? और बाकी लोग डिटेल्स लिख दीजिए। लिस्टेड नहीं जी, क्लास लिस्टेड नहीं, क्लास पब्लिक है। क्लास पब्लिक है, जो भी सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करके आसानी से कमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जी। स्टेयरकेस, साइक्लिंग मेथड, ट्यूबुलर मेथड ये मेथड होते हैं। ये तीनों क्या हैं? ये मेथड हैं। इसके मेथड होते हैं। उसको आप मेथड कहते हैं। जी हाँ, फिक्सर बनाने के लिए। वो फिक्सर बनाने के मेथड होते हैं। वो फिक्सर बनाने के एक तरीका है। ठीक है? बाकी अरे भैया कांसोलेशन को काहे इसमें डाल रहे हो नॉकआउट का कहाँ पर काम आएगा? नॉकआउट का कहाँ पर इनको कौन समझाए? कब समझेंगे? जब समाप्त हो जाएगा तब समझेंगे। टूर्नामेंट के बारे में कितनी बार आप लोगों को पढ़ा जाता है? आप लोग कम से कम रिवीजन पर ध्यान दीजिए। कम से कम रिवीजन कीजिए अच्छी तरीके से, कब समझेंगे? जब परीक्षा हो जाएगा तब। किसी में भी कांसोलेशन डाल दे रहे हो, किसी में भी कहीं पर भी उठा के पटक दे रहे हो। सुधार करिए, सुधार कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं करेंगे तो फिर समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको। हाँ जी। जितना बताया जा रहा है,
वो आप नॉकआउट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, ठीक है? नॉकआउट में आपने देखा हुआ है, कई बार बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, सिंगल, डबल, कॉन्सोलेशन को भी टाइप 1, टाइप 2 में बाँटे हुए हैं। बैकग्राउंड वाइल्ड के बारे में आप जानते होंगे, ये 4 के चारों हैं आपके नॉकआउट, ठीक है? ये सभी नॉकआउट के हैं, इसको अलग रखो, बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करो, जितना पूछना है। खिचड़ी आप सोचते हो तब होता है, ठीक है? जब आप बेहतर सोचोगे तो बेहतरीन होगा, जब आप गलत सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो और ये सोचते हो नहीं मेरे बस की बात नहीं है, तब वो खिचड़ी हो जाता है। जी, तो 4 प्रकार से हमने किसके बारे में बताया? नॉकआउट के बारे में। वहीं जब हम लीग के बारे में चर्चा करेंगे, तो लीग में जब आप फिक्सर डालने की बात करेंगे, फिक्सर इन्होंने बहुत लोगों ने लिखा कि ये ऐसा-ऐसा टेबुलर और ये साइक्लिंग और स्टेयरकेस, लेकिन वो नहीं लिखे कि ये है क्या चीज़? क्या उसका टाइप है? टाइप नहीं है। टाइप तो सिर्फ़ सिंगल और डबल की बात करते हैं। फिक्सर डालने की विधियाँ होती हैं जब साइक्लिक साइक्लिक की बात करते हो या फिर स्टेयरकेस की बात करते हो या फिर हमने कहा कि टेबुलर की बात करते हो, ये सभी क्या है फिक्सर डालने की विधियाँ होती हैं लीग टूर्नामेंट में। जी, ये फिक्सर डालने की विधियाँ होती हैं। बाकी होते कितने हैं? सिंगल और डबल। होते कितने हैं? सिंगल और डबल। जी हाँ, तो प्रतियोगिता लीग प्रतियोगिता 2 प्रकार की सिंगल और डबल और उसमें फिक्सर डालते हैं हम 3 प्रकार से साइक्लिंग मेथड, स्टेयरकेस मेथड और टेबुलर विधि के द्वारा। थोड़ा बिल्कुल कन्फर्म कर लो, सीखो, प्रयास करो और आगे बढ़ने का जी हाँ, कोशिश करो भई। तो यहाँ पर लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या पता करने के लिए सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, अब हम क्या करते हैं n इंटू n-1/2 कर देते हैं, तो ये आपका जवाब आ जाता है सही जवाब। जी हाँ, तो डी ऑप्शन बेहतर तरीके से अगर यही है, ये आपका फ़ॉर्मूला यहाँ पर जब भी पूछा जाए तो ये आपके सिंगल के लिए है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये सिंगल के लिए सूत्र है। वहीं डबल निकालना हो तो फिर क्या करेंगे? डबल के लिए आपका हो जाएगा n इंटू n-1 ये डबल हो जाता है। ये डबल के लिए, ये आधा उसको नहीं करना है, बस ये डबल हो गया, आसान तरीके से, ठीक है? तो वो सबके बस की बात नहीं होती, सबको तो सिर्फ़ सर जी बस जवाब देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हमें सीखना नहीं है, सीखने में तो हम माहिर हो चुके हैं, हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, कहाँ पर है n इंटू n-1/2 यानी कि जवाब डी है और नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अगला प्रश्न देखेंगे। जी। शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके प्रयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सभी के सामने कि शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके प्रयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं? शारीरिक संचार यानी कि मोस्ट फिजिकल एक्टिविटीज क्लासेस आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूज ऑफ क्या आदर्श है कमांड मेथड क्या प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं या फिर समूह निर्देशित अभ्यास पद्धति यानी जिसको आप ग्रुप डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड कहते हैं या फिर हो सकता है कि विचार विमर्श डिस्कशन मेथड जिसको आप कहते हैं जैसे हम लोग लाइव क्लास में विचार विमर्श करते हैं। जी कौन भूल गया? नहीं भाई सब लोग सीख रहे हैं और सभी लोग एक अपने कर्तव्य को कह सकते हैं कर्तव्य को मेरे जोश-जुनून को बढ़ाने के लिए आप सभी लोग भई इतना तो कार्य ज़रूर कर दीजिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए, ये तो आपकी जी हाँ, कर्तव्य है आपका। सभी लोग लाइक कर दीजिए भई, बिल्कुल जी लाइक कर दीजिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं, सीखते रहिए। हमने संचार की बात किया ना और संचार में आदर्श नहीं होता भई, इसको आदेश कहते हैं। ये थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आदेश कहते हैं। ठीक है? कमांड मेथड्स कहते हैं इसको, आदर्श नहीं इसको आदेश कहते हैं। तो जब भी संचार की बात हो रही है ना, संचार की बात हो रही है, शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएँ किसके द्वारा, किसके प्रयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं? वो आदेश पद्धति है, कमांड लिखा हुआ है। जी हाँ, तो इसमें आपका जवाब क्या होगा? मोस्ट फिजिकल एक्टिविटीज क्लासेस आर बेटर हमने क्लासेस के बारे में बात किया है यहाँ पर एक जो फिजिकल एजुकेशन क्लास चल रहे हैं और उस कंडीशन में अगर हमने पूछा कि भाई क्या रखा जाए जवाब देना
संचार गतिविधि कक्षाएं किसके प्रयोग द्वारा बेहतर ढंग से संशोधित, संचार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, शारीरिक संचार गतिविधि की बात कर रहे हैं। संचार गतिविधि में अगर एक प्रकार से कहा जाए कि आदेश ना हो तो मुझे नहीं लगता है कि ये बेहतर हो सकता है। कमांड मेथड अगर ना हो तो ये सूना-सा हो जाएगा। जी, शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएँ हैं जिसके प्रयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं। ऑर्गनाइज़ की बात कर रहे हैं, ऑर्गनाइज़ेशन की बात कर रहे हैं। अब सोच लीजिए क्या होगा यहाँ पर? ऑर्गनाइज़ेशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि मोस्ट फिजिकल एक्टिविटीज़ क्लासेस आर बेटर ऑर्गनाइज्ड बाय द यूज़ ऑफ कमांड मेथड यहाँ पर सर्वोत्तम माना जाएगा। ये आपको भ्रमित नहीं कर रहे हैं, आपकी बार फाइनल बता रहे हैं। क्योंकि आप लोग पलटते तो वैसे भी हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि मैक्स 2, 4, 10 लोगों ने जवाब दिया है इसमें, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये आदेश होगा, जहां संचार होगा। और ये सिर्फ संगठित की बात कर रहे हैं, यहां कोई भी ऐसा कार्य नहीं कराया जा रहा है जो आप सोच रहे हो। ठीक है? ये संगठन की बात कर रहे हैं, ये ऑर्गनाइजेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ जो होगा वो मुख्य धारा, वही कहते हैं कि यहाँ पर एक धारा प्रवाह होता है कमांड मेथड में। जितना बेहतर कमांड होगा उतना बेहतर संगठन। जितना बेहतरीन कमांड करेंगे उतना बेहतर आपका। जी हाँ, तो कमांड पर ये निर्भर करता है कि जो संचार गतिविधि कक्षाएँ होंगी कितने बेहतर ढंग से संगठित होती हैं। जी हाँ, ये आदेश है, कमांड मेथड है, सुधार कीजिए और यहाँ पर जो आपका फाइनल जवाब होगा वो ए है और नेक्स्ट बढ़ जाएँगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से। इस पर भी अभी हम चर्चा ही कर रहे थे क्योंकि आप लोगों ने छेड़ दिया था ऐसा कि चर्चा करना पड़ गया और वो छेड़ना भी सही है। प्रश्न था कि नॉकआउट टूर्नामेंट में जब 11 टीमें हैं, तो नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएगी? जी हाँ, नॉकआउट टीम है। नॉकआउट टीम है और 11 टीम है उसमें। कितनी टीम हैं? हाँ, 11 टीम हैं। इन्होंने कहा कि टीमें 11 हैं। टीमें 11 हैं, तो नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएगी? जल्दी से जवाब देने का प्रयास कीजिए। जब भी हम अर्ध की बात करते हैं, जैसे 11 है तो 6 5 11 कर देंगे, 6 ऊपर और 5 नीचे, तो 11 तो हो गया, 8 दूनी 16, 16 हो गया। तो जी हाँ, 16 में से अगर आप घटा देते हैं कितना? 11 बचेगा कितना? 4 बचता है क्या? कितना बचेगा? 3? कितना बच रहा है भई? अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 5 बचा। तो 5 बचा तो 2 ऊपर रख देंगे और 3 नीचे कर देंगे। बाई की संख्या नीचे ज़्यादा होती है, ऊपर कम और टीमों की संख्या ऊपर ज़्यादा और नीचे कम होती है। तो नीचे कितने बाई होंगे? 3 बाई। ऊपर कितने बाई की संख्या? 2 हो जाती है। तो आसान तरीके से जिनको नहीं निकालने आता है, सिंपल सी बात है भई, जो भी आए 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, टीमों की संख्या कितनी है? 11 है। तो 16 में से 11 घटा दोगे, 5 बचेगा और 5 को करना क्या है कि आधा कर देना है और जो कम होगा वो ऊपर है, जो ज़्यादा होगा वो नीचे हो जाएगा। वही 3 बाई यानी कि वही ए ऑप्शन यहाँ पर आप सभी का सही माना जाएगा। ठीक है? ए ऑप्शन यानी कि 3 यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। क्लियर हो चुका होगा सभी का जवाब। हम बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट या रचना मानी जाती है। शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट या फिर रचना एकल रेखा, पंक्ति, अर्धवृत्ताकार या फिर वृत्ताकार है क्वेश्चन नंबर 5 का। जब एक शिक्षण कौशल की बात करते हैं, कोई हम स्किल सिखा रहे हैं, आपको टीचिंग स्किल सिखा रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक आइडियल फॉर्मेशन जो होता है, हम कहते हैं कि वो जो स्काउट गाइड किए होंगे बच्चे, उनको पता होगा, यहाँ पर जो भी साथी स्काउट गाइड में किए होंगे, उनको पता है कि जब वो एक कहते हैं कि घोड़े की नाल की तरह है ना? घोड़े की नाल की तरह आपको चंद्राकार में खड़े हो जाना है। तो जब भी आप झंडा झंडा उत्तोलन की बात करते हैं, झंडा फहराने की बात करते हैं, सेमी सर्कल कहते हो। तो ये जो है आपका सेमी सर्कल में उनका फॉर्मेशन जो होता है, वो सेमी सर्कल में सबसे बेहतर इसलिए होता है क्योंकि सभी पर ध्यान दिया जा सकता है, सभी नज़दीक होते हैं, बेहतरीन तरीके से समझाया जा सकता है और सभी को बेहतर तरीके से वो दिखते रहते हैं, जो भी स्किल समझाए जाते हैं। तो वहाँ पर हम जी हाँ, अर्धवृत्ताकार का प्रयोग करते हैं, सेमी सर्कल का प्रयोग करते हैं। सेमी सर्कल का प्रयोग। सी ऑप्शन बिल्कुल जी हाँ। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं।
पर्यवेक्षक का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जो एक पर्यवेक्षक होता है, जो एक सुपरविज़न करते हैं, तो प्राइमरी फोकस होना चाहिए, सुपरविज़न मस्ट ऑलवेज़ बी द सीखने की स्थिति सुधार में, यानी कि इम्प्रूविंग लर्निंग सिचुएशन, या फिर उपकरणों पर, इक्विपमेंट के, या फिर प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम पर, यानी कि कॉम्पिटिशन प्रोग्राम, या फिर रिकॉर्ड्स का रख-रखाव। जब भी हम बात करते हैं, मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड्स के बारे में, तो जब भी पर्यवेक्षण करोगे, जब आप सुपरविज़न करते हो, जैसे कि लगातार जब आप लाइव क्लास में जुड़ते हैं, जी हाँ, जब आप लाइव क्लास में जुड़ते हैं, तो मेरा मुख्य कार्य क्या होता है, आपकी सीखने की स्थितियों में सुधार करना। और उसके चक्कर में कभी-कभी हम जब किसी दूसरे पर गोला कर देते हैं, तो आप ऐसे चलते हो जैसे वो भेड़ चलते हैं ना, भेड़, अगर एक नदी में कूदी तो सब कूद जाते हैं। मैं इधर गोला किया कुछ समझाने की वजह से गलती से, या फिर समझाते-समझाते गोला कर दिया, तो सभी के सभी गोले उसी पर लग गए। तो जब मैं पर्यवेक्षण करता रहता हूँ, सुपरविज़न करता रहता हूँ कि कहीं आप गलत तो नहीं पढ़ रहे हो, तो सीखने की स्थिति में सुधार करना। तो ये सुपरविज़न मेरी तरफ से होता है कि लगातार आपकी सीखने की स्थिति में सुधार किया जाए। दूसरी चीज़, जब आप गलती करते हैं, तो आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ। चलिए, ए ऑप्शन हो गया सभी का, जवाब यहाँ पर सही है, मैक्सिमम जवाब अब बेहतर आ रहे हैं। जहाँ गलत होगा, तो वहाँ के लिए हम उपस्थित रहेंगे। हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पिरामिड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने। पिरामिड की बात इन्होंने कहा हुआ है, ये आपने सुना होगा अच्छी तरीके से। और अच्छा जी, ठीक है। सर, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने फर्स्ट माना है। किसके बारे में फर्स्ट माना है? कौन-सा फर्स्ट माना है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं? भाई बीपीएससी डी माना हुआ है। किस प्रश्न की बात कर रहे हैं आप श्रीमान जी? अच्छा, बीपीएससी ने सीखने, देखो भई ऐसा है ही नहीं, पर्यवेक्षक का इसका कोई काम ही नहीं होता रिकॉर्ड्स का। जी हाँ, 6 की बात कर रहे हैं, तो ये सार्वभौमिक सत्य है, बिल्कुल 100% सत्य है, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसको आप कह सकते हैं सत्य है, ठीक है? पिरामिड की बात करते हैं, मैं अगर पूछता हूँ कि चैलेंज कितने प्रकार से होते हैं? चैलेंज, टाइप ऑफ चैलेंज टूर्नामेंट की हमने बात किया, तो ये कितने प्रकार से होते हैं? अगर ऐसा प्रश्न बन जाए, तो वहाँ पर आपका जवाब मैं चाहता हूँ टाइप। टाइप की बात करता हूँ, कितने प्रकार से होते हैं? जी, कोई 3 टाइप कहेंगे और कोई 2 टाइप कहेंगे। अब सिचुएशन भई कैसे निर्माण होता है, आपको अच्छी तरीके से बताया गया है। जी हाँ। हाँ, जी जल्दी से बताइए समझाओ। किंग कॉब जी, किंग कॉब वेब पिरामिड लैडर टाइप। तो 2 टाइप में आप मुख्य कौन से रखोगे? आपने तो 3 रख दिया, किंग रखा, वेब रखा, लैडर रखा, यहाँ पर 2 हो 3 हो गए आपके। तो भई 2 टाइप कौन-कौन से हैं? किसके अंतर्गत कौन आने वाला है? लैडर और पिरामिड। लैडर और पिरामिड। लैडर और पिरामिड की बात करते हैं, तो लैडर और पिरामिड में, अब पिरामिड में 2 भाग हो जाएँगे इसके तात्पर्य। किंग कॉलवेब की बात करते हो, तो ये सभी तो पिरामिड के ही बच्चे हैं ना, तो लैडर यहाँ पर आपका अकेला है। पिरामिड में ही आप 2 रखे हो, किंग कॉलवेब की बात करते हैं, इसमें सुधार कर लीजिए, सीखने की ज़रूरत है बेहतर। जी हाँ, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। सिर्फ हमें क्या बताना है, चैलेंज टूर्नामेंट जो है 2 टाइप, 2 टाइप लैडर पिरामिड 2 प्रकार से होते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ये गलतियाँ मैक्सिमम लोग करते हैं, ऐसी गलतियाँ नहीं करना है। जी, कल तो लगता है आप लोग शेयर भी किए हुए थे, आज शेयर भी नहीं किया आप लगता है वीडियो को। शेयर कर दिया कीजिए भई, मैक्सिमम आपके दोस्त यार सब जुड़ जाते हैं, अच्छा लगता है जब लगातार कमेंट्स आते हैं, गलत-सही करते हैं लोग और सीखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल शेयर कर दीजिए और जो नए आ चुके हैं वो भी लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए भई। जो बैठे हुए हैं उनको तो हम बस इतना कहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लगातार कमेंट में जुड़ जाइए, बैठने से कुछ वैसे भी नहीं मिलने वाला है। कोई व्यक्ति अगर आपको निस्वार्थ भाव से आपके लिए लगा हुआ है, तो आप भी बिल्कुल दिल खोल कर अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है ना? तो चलो, तीनों प्रकार के बारे में हमने चर्चा कर लिया और क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। शारीरिक शिक्षा का खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क की बात किया जा रहा है। हमने कहा कि शारीरिक शिक्षा का खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क क्या हो सकता है? प्रभावी जनसंपर्क यानी कि एक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन, फिजिकल एजुकेशन,
पब्लिक रिलेशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज अभिभावक अध्यापक सभा, कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं, या फिर आप एक्टिविटी करते हैं, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन करते हैं, या फिर दूरदर्शन कार्यक्रम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर एक जैसे जवाब आने लगे हैं। कभी-कभी डाउट होता है आपके एक जैसे जवाब पर भी, क्योंकि आप लोग तो वैसे भी, मैं पहले ही बताया हूँ ना कि एक जैसे जवाब तो बिना समझे भी दिया जा सकता है, तो ऐसा कार्य नहीं करना है। बहुत बेहतर जवाब सभी के हैं कि हम खेल प्रतियोगिता के माध्यम से एक सबसे बेहतर जनसंपर्क, जहाँ भी आप खेलने जाते हो, तो आप देखोगे कि नए-नए दोस्त बनते चले जाएँगे, एक नया समाज बनता, है ना? तो ये खेल प्रतियोगिता यानी कि स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन जो है, सबसे बेहतर माना जाता है। सी ऑप्शन। और बढ़ जाएँगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, जो कि हमेशा आप लोग पढ़ते चले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। द मेन फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी इज, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक पूछा जा रहा है। और व्यक्तित्व आपके वातावरण से प्रभावित होते हैं, आपके वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। तो आपके वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों यहाँ पर अहम भूमिका में होते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बी ऑप्शन यहाँ पर सबसे बेहतर माना जाएगा। जी हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर सबसे बेहतर माना जाएगा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण, जो सीखने के स्थानांतरण के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। कुछ धनात्मक की बात करते हैं, कुछ ऋणात्मक की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने उन्हें पूछा कि भाई जो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, उसका तात्पर्य क्या होता है? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के सामने। और जब भी नेगेटिव हो तो हर जगह वो एक बाधा का काम करता है। कहते नहीं कि रुकावट का कार्य करता है ना? वो हमेशा जो है सीखने में बाधा का कार्य करता है, डिस्टर्ब करने का कार्य करता है। जैसे कि आपके पड़ोसी, पड़ोसी आपसे जलते रहेंगे, डिस्टर्ब करते रहेंगे। आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको बगल में डीजे वीजे बजा देंगे, बाजा बजा देंगे, ठोकते-पीटते रहेंगे, कहीं न कहीं से डिस्टर्ब करके इनको रख दें, या फिर माइंड कहीं डाइवर्ट कर दें। नहीं कुछ होगा तो सैड सॉन्ग लगा देंगे। सबसे बेहतर उपाय, सैड सॉन्ग लगा देंगे तो आपको तनिक भी भनक मिलेगी तो बस भाई साहब, तो वो होते हैं अपने सबसे खतरनाक देवता, जो अच्छा खासा जीवन में एक बीच में अड़ंगा टांग देते हैं, टांग अड़ाने का कार्य करते हैं। तो आप तो वैसे ही सैड हो जाओगे, मन भ्रमित होने लगेगा। तो ऋणात्मक का तात्पर्य होता है जैसे कि हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे अभी आप यहाँ पर क्या बाएँ साइड से चलते हैं, यहाँ पर बाएँ साइड से चला जाता है, या फिर बाएँ साइड से गाड़ी चलाई जाती है, तो किसी विदेश में जाओगे तो वहाँ पर दाएँ साइड से गाड़ी चलाई जाएगी। तो यानी कि डायरेक्ट आपको उल्टा बार-बार भागना पड़ेगा, पता लगा गाड़ी लेकर ही भिड़ गए। हाँ? तो यहाँ पर गाड़ी लेकर ही भिड़ जाओगे तो वो सीखने में बाधा के रूप में जाना जाएगा। जवाब के रूप में बी ऑप्शन। यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी हाँ। नहीं, बैडमिंटन वालों के लिए टेनिस ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, वो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बैडमिंटन का टेनिस खेलना वो सकारात्मक होता है, वो एक बहुत बेहतर सकारात्मक है। जी हाँ, तो उसको आप नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। चलिए, सबसे बेहतर माना जाता है जब आप 11 परिभाषा को आप जब रट कर जाते हैं, तो उस परीक्षा में 12वां परिभाषा आपसे पूछ लिया जाता है। तो कभी-कभी ऐसे फ़ील भी होते होंगे कि आप अच्छा खासा तैयारी करके जाते हैं और बाद में धोखा हो जाता है कि भाई साहब ये कहाँ से आ गए अब, है ना? हमने तो अभी तक इतना ही पढ़ा था, ये कहाँ से नए आ गए। तो वही कंडीशन होता है, परिभाषाएँ कभी समाप्त नहीं होती हैं। वही है यहाँ पर भी एक परिभाषा कि मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों की आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक की बात करेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, जी हाँ, मैक्सिमम। क्रूक्स की बात किया जाए, स्टेन की बात किया जाए, बिल्कुल जी हाँ, सभी के जवाब आ चुके हैं कि क्रूक्स और स्टेन ने क्या कहा था। क्रूक्स और स्टेन प्रक्रियाओं और मानसिक की बात करते हैं, प्राणियों की बात करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। भटकने की जरूरत नहीं है भाई साहब, आप भटक गए ना, हमने यहाँ पर कुछ पूछा और आप भटक गए। भटकने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट पकड़ लो, कोई ऐसा पॉइंट पकड़ लो जो आपके वही सहायता दे जाएं। देखो, अच्छा सर जी क्या पॉइंट पकड़ लें? देखो भैया ऐसा है, मैंने 2 गोला किया हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राणियों,
ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, अब सर जी तो भी ऐसे पास किए हुए हैं ना, बहुत सारे एग्ज़ाम में आपके साथ ही बैठते हैं। तो प्राणियों को हमने पढ़ा प्रक्रियाओं के बारे में, प्राणियों और प्रक्रियाओं के बारे में। अच्छा सर जी फिर कैसे आपको याद हुआ? देखो भैया, ये प्राणियों हैं, ये प्रक्रियाओं हैं और का में देखो एक ऐसा लगा हुआ है। देख रहे हो उसमें? एक क्रुक्स में भी एक ऐसा लगा हुआ है, क्रुक्स में भी ऐसा लगा हुआ है। तो बस एक हिंट मिल जाता है छोटा-सा और हमेशा के लिए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। जब आप क्रुक्स देख रहे हो वहाँ पर, तो क्रुक्स में भी ऐसा ही कुछ लगा हुआ है ना? तो बस आप समझ जाओ कि हमें कहाँ से परिभाषा को पकड़ना है। ये जो छोटे-छोटे डंडे लगे हुए होते हैं ना हर जगह, उन्हीं को पकड़ कर खींच लिया करो, अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त कर जाओगे। इतनी परिभाषाओं को तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप याद कर पाओगे, लेकिन इतने हैं कि अगर आप ऐसे छोटे-छोटे डंडा करने वालों को याद कर लोगे तो आसान तरीके से आप आगे जा सकते हो। तो बिल्कुल जी हाँ, ए ऑप्शन यहाँ पर बेहतर है और नेक्स्ट बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगला प्रश्न देखते हैं। जी, नेक्स्ट आप सभी के सामने है कि ये बात कर रहे हैं एलसीपीई ग्वालियर अरे सॉरी जी, ये आपके लक्ष्मीबाई के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि लक्ष्मीबाई ग्वालियर के जो प्रिंसिपल कौन बने थे? एलएनआईसीपी की बात करते हैं। तो जी हाँ, नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है, इन्होंने कहा कि भई एलएनआईसीपी के जो प्रिंसिपल बनाए गए थे, वो हमेशा जो है आपके क्या पढ़े हुए हैं भई? श्रीवास्तव के बारे में कभी नहीं पढ़े हैं, रुका के बारे में नहीं पढ़े हैं, चोपड़ा के बारे में नहीं पढ़े हैं। एक ही तो नाम आप लोग पढ़े हुए हैं पीएम जोसेफ के बारे में 1957 के बारे में। 1957 17 अगस्त 1957 की इसकी स्थापना होती है। 17 अगस्त 1957 की इसकी स्थापना होती है और 1973 में इसका नामकरण भी परिवर्तन कर दिया जाता है और ये थे डॉक्टर पीएम जोसेफ। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल बेहतर जवाब आप सभी के। सीखते रहिए, लिखते रहिए निरंतर और जितना भी भई जितने लोग ऐसे सूखे हुए बैठे हुए हैं, उनसे तो मैं कहता हूँ कि भई अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो, आगे भी बढ़ते रहो और बढ़ाते भी रहो। जब बढ़ोगे, बढ़ाओगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, फिर सिखाओगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है? जी, तो ए ऑप्शन है, बेस्ट है और बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इलियड और ओडिसी के रचयिता पूछे जा रहे हैं। इलियड और ओडिसी के रचयिता ये कौन है भई? इलियड और ओडिसी के रचयिता किसको माना जाता है? कहते हैं कि एक अंधे कवि थे। जी, एक अंधे कवि थे, उनका क्या नाम था? जल्दी से आप लिख सकते हैं, तो आप जल्दी से बताइए, जवाब करिए कि भई इलियड ओडिसी के बारे में और अंधे कवि के बारे में तो आप बेहतर तरीके से इनके बारे में पढ़े हुए होंगे, ज़रूर पढ़े हुए होंगे। तो जब भी इनके काल के बारे में बात करते हैं, तो आपने बहुत से काल के बारे में पढ़ा है। तो उसी में से एक काल है होमर। होमर भी थे, ये एक अंधे कवि माने जाते थे और ये एक महाकाव्य के रूप में इन्होंने इलियड ओडिसी को लिखा हुआ था। मैन ऑफ विज़डम के नाम से आप इनको जानते थे। इनको आप मैन ऑफ विज़डम के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही मैक्सिमम जवाब आप सभी के सही आ रहे हैं और डिटेल्स लिखा करो भई। डिटेल्स लिखा करो, सीखा करो, ये इम्पोर्टेंट होगा। यही मौका होता है, यही जगह है जहाँ पर आप बेहतर तरीके से सीख सकते हो। नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। जी हाँ, तो हमने कहा कि ये क्या हैं? ये महाकाव्य के रूप में देखे जाते हैं, अंधे कवि थे, होमर कवि थे, 2 महाकाव्य इलियड और ओडिसी की जी हाँ, रचना करते हैं। होमर पर हमने क्या कहा अभी आपको मैन ऑफ विज़डम के बारे में बताया था और उसके साथ-साथ यूनान का गुरु अगर कहीं पूछा गया गलती से कि यूनान का गुरु किसे माना जाता है? यूनान का गुरु किसे माना जाता है? यूनान का गुरु किसे माना जाएगा? तो वहाँ पर भी आपका जवाब बेहतर होना चाहिए कि यूनान का गुरु होमर को माना जाता है। होमर लिखोगे आप वहाँ पर। यूनान का गुरु किसे माना जाता है? तो होमर को यूनान का गुरु माना जाता है। इसको भी आप बेहतर तरीके से लिख लीजिए। जी हाँ, तो कुछ पॉइंट होते हैं जो बन सकते हैं प्रश्न, तो उसमें आप भ्रमित होंगे, उसके पहले आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। जवाब के रूप में क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर बी ऑप्शन हम लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विविध किसे माना जाता है? हाँ जी, फिलोसोफर फिलोसोफर की एक पॉइंट है वो। जी, सभी थे वहीं पर। सब एकदम उसी में लगे हुए थे। ईरान से भी थे, आपके एथेंस काल से थे। वेरी गुड। तो चलिए अगला जवाब आप सभी के सामने है कि मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक
विविध किसे माना जाता है? इन साइकोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड? ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये है आपका एक्सपेरिमेंटल, ये है केस स्टडी, ये है ऑब्जर्वेशन और इसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो भाई किसको मानेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 14 का अलग-अलग जवाब है, लेकिन आपको खुद में सुधारना पड़ेगा। जी हाँ, खुद में सुधार करना पड़ेगा, उसके साथ-साथ बिल्कुल जी हाँ, अगर आप जिज्ञासा है आपके अंदर मेरे साथ लगातार क्लास करने की, तो आप सामान्य सी बात है, आप एक व्हाट्सएप अगर कर सकते हैं मेरे नंबर पर, तो ये है व्हाट्सएप नंबर, आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसी नंबर पे अगर आपको डायरेक्ट जुड़ना है, तो आप इसी नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या फिर ऑनलाइन कोई भी पेमेंट करके जी हाँ, पेमेंट करके आप डायरेक्ट हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। पेमेंट सिर्फ़ आपको ₹300 पर मंथ करना है। ₹300 पर मंथ की फ़ीस है। ये व्हाट्सएप नंबर है। उसके साथ-साथ अगर आप बेहतरीन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं जी हाँ, ये एक लोगो देख रहे हैं, ये है चिराग फिज़िकल एजुकेशन ऐप। इसके माध्यम से आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर फ्री में भी टेस्ट अपलोड किए गए हैं। कम से कम आप फ्री जो भी टेस्ट हैं उसको आप ज़रूर अटेंड करें। ये आपके बेहतर प्रैक्टिस के लिए जी हाँ, मददगार साबित हो सकता है। तो जब भी आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएँगे तो चिराग फिज़िकल एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे, टाइप करेंगे तो आपको यही लोगो बना हुआ मिल जाएगा। और इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है। तो बिल्कुल जी हाँ, चलिए चलते हैं, जो जवाब सही है, भटकती हुई आत्माओं को मैं एक जगह करता हूँ और जब भी उद्देश्यात्मक विविध की बात करते हैं, तो वो होता है प्रयोगात्मक। वो हम एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो एज़ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड जिसको आप कह सकते हो, तो वो होता है आपका एक्सपेरिमेंटल या फिर प्रयोगात्मक के रूप में जाना जाता है। तो सुधार करने की ज़रूरत है, तो सुधार कर लीजिए। सुधार करने की ज़रूरत है, तो सुधार कर लीजिए। यहाँ पर प्रयोगात्मक जो है, उद्देश्यात्मक विविध की बात किया गया, तो हम इसको कहेंगे कि भई आप प्रयोगात्मक के रूप में जाने जाओगे। सुधार कीजिए, लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ से। अच्छा जी, ठीक है, लिख दे रहे हैं नंबर, कोई बात नहीं, वो तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा-सा बैक कर लेंगे वीडियो को तो 8960353112 आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आसान तरीके से मेरे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर हैं सिगमंड फ्रायड जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक साइको एनालिटिक थ्योरी के रूप में जाने जाते हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी के रूप में द सिगमंड फ्रायड इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ। इनको कहा जाता है थ्योरी ऑफ मोशन, प्रेरणा के सिद्धांत हैं, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या फिर साइको एनालिटिक थ्योरी के रूप में जाना जाता है या फिर इसको आप कनेक्शन थ्योरी कहते हैं या फिर समानता के सिद्धांत के रूप में। तो ये बहुत ज़्यादा सुपर ईगो और ईद के लिए फेमस हैं। इनके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और बहुत अच्छा लगता है जब नए-नए लोग जुड़ते हैं और लगातार चिराग फिज़िकल एजुकेशन फैमिली को सपोर्ट करते हैं, बहुत खुशी होती है। बिल्कुल जी हाँ, आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल आप लोग डेली भई अटेंड कीजिए और बेहतर तरीके से सीखिए, सफलता जल्द से जल्द प्राप्त कीजिए, कोशिश ये होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम सीखने की सिद्धांतों की खोज किसने की थी? हु इन्वेंटेड द लॉ ऑफ लर्निंग फर्स्ट टाइम? तो भाई सबसे पहले किसने खोजा था? बिल्कुल जी हाँ, 1923 बिल्कुल बहुत अच्छा बेहतर जी। हमेशा वेरी गुड 1913 की बात करते हैं, 1913 की बात करते हैं जहाँ पर थांडाई चाचा ने मुख्य नियम और गौड़ नियम के रूप में कुछ बातों को सिखाया हुआ था। मुख्य नियम इनके 3 हैं और गौड़ नियम इनके 5 हैं, जिनके बारे में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। तो यहाँ पर जो आपका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 में, वो आपके मुख्य और गौड़ नियम के रूप में देखे जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बिल्कुल बेहतर तरीके से सबके हो चुके होंगे कंप्लीट, इनके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत पूछे तो वहाँ पर कोहलर हो जाते हैं और कुछ क्लासिकल की बात करते हैं तो वहाँ पर पावलोव आ जाते हैं। तो यही सब जो पॉइंट है उनको हमें तैयार करके रखना है कि कुछ भी पूछे तो उनके लिए हम तैयार रहेंगे। ना बिल्कुल जी हाँ, विस हाँ, ईदो हाँ, ईद ईगो सुपर ईगो है वो बिल्कुल, चेतन अचेतन और अर्धचेतन की बात करते हैं वो। चलिए, साइको इसका अर्थ पूछा जा रहा है, एक शब्द है साइको। साइकोलॉजी के बारे में आप पढ़े हुए हैं लेकिन यहाँ पर साइको का जो अर्थ होगा, क्या वो साइंस से है, बिहेवियर से है, सोच से है या फिर स्टडी से है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब अलग-अलग तरीके से आने शुरू हो चुके हैं क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि भटकना तो ज़रूरी है। जब आप
बहुत ज़्यादा कभी-कभी पढ़ लेते हैं, तब आप भटकना शुरू कर देते हैं, या फिर कभी-कभी सिर्फ़ उतना ही पढ़ते हैं जितना लिखा हुआ होता है, तब आप भटकते हैं। तो साइको का तात्पर्य होता है आत्मा से। साइको का तात्पर्य क्या होता है? आत्मा से। यहाँ पर साइकोलॉजी के बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ पर साइको का अर्थ पूछा जा रहा है, तो जिसको आप आत्मा से रखोगे, वहाँ पर आपको फिर व्यवहार के बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सुधार करने की ज़रूरत है। तो जवाब के रूप में यहाँ पर सी लिखिए, सुधार कीजिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, एक-एक प्रश्न बड़े मायने रखते हैं आपको सफल करने के लिए। एक भी प्रश्न बड़े प्यार से अगर गलती कर दिए ना, तो फिर वो गलती दोबारा हो सकता है कि जैसे यूपीएलटी में जो 1 नंबर से छँटे होंगे या फिर एक गलती से छँटे होंगे, वो आज 6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि काश मैं यूपीएलटी राजकीय विद्यालय में जॉइनिंग किया होता। या फिर अगर हमने कहा कि एक प्रश्न से अगर आप यूपी-टीजीटी में छँटे हुए हैं, तो आप सोचते रहे, अब कितने साल हो गए, 3-4 साल लगभग होने को हैं, तो 3-4 साल से एक अफ़सोस बैठा हुआ होगा। अब जब तक वो हो नहीं जाता, तब तक एक अफ़सोस सा रहेगा कि 1 नंबर से छँटे हैं। ठीक है? तो ये कार्य नहीं करना है, अपने आप को और सुधारना है, बेहतर बनाना है। खेल मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक के बारे में हमें नहीं बताना है, हमें खेल मनोविज्ञान के बारे में बताना है, और जो खेल मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, वो हैं कोलमैन ग्रिफिथ। कोलमैन ग्रिफिथ जो है यहाँ पर आपके खेल मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जब भी हमने जेबी वॉटसन के बारे में बताया, तो जेबी वॉटसन यहाँ पर आपके व्यवहार की बात करते हैं। सिगमंड फ्रायड आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। जी, व्यवहार के बारे में स्किनर भी बात करते हैं, तो ये सभी आप ध्यान रखना, और जवाब यहाँ पर डी है, बेहतर। अभी कोई अपडेट नहीं, सिर्फ आपको जितना बेहतर समय मिला है, आप तैयारी करते रहिए। जी हाँ। हाँ भाई, वो तो है ही, लॉस तो हो ही रहा है, पर मंथ लॉस हो रहा है, आप ये सोच लीजिए। इसलिए हमें खुद को बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं समझना है, हमें जो कुछ भी मिल जाए, उसको कंठस्थ करते रहना, उसको मजबूत करते रहना, उसको कहते नहीं, उसको धार देते रहो, जितना धार हो सके। हाँ, कौन-सा क्रेशमर के शरीर का वर्गीकरण, हम लोग सेल्डन के बारे में पढ़े हुए हैं, क्रेशमर के बारे में, हिप्पोक्रेटस के बारे में, युंग के बारे में, बहुत से व्यक्तित्व को बताए गए हैं। बहुत से लोग व्यक्तित्व के बारे में बताए हैं। पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, ये तो भाई ठीक है, क्रेशमर साहब के होते हैं। कोलेरिक किसके हैं भई? एक नाम है, हमने अभी आपको हिप्पोक्रेट्स के बारे में बताया। हिप्पोक्रेट्स के बारे में बताया। तो जो क्रेशमर हैं, उन्होंने 4 प्रकार से दिया। जो सेल्डन चाचा है, उन्होंने 3 प्रकार से दिया। हिप्पोक्रेट्स के 4 प्रकार हैं, ड्रेसलर के 6। तो ये है कुछ व्यक्तित्व के प्रकार, इनको आप थोड़ा-सा अपडेट में ज़रूर रखना, क्योंकि ये ज़रूर आपसे मिलेंगे। आप एलटी में जाओ, आप टीजीटी में जाओ, आप बीपीएससी में जाओ, कहीं पर भी जाओगे तो ये चाचा आपसे भेंट करने ज़रूर पहुँचेंगे। इन चारों पाँचों में से एक तो ज़रूर आपसे मिल जाएँगे, या फिर कोई ना मिलेगा तो फिर ये युंग चाचा मिल जाएँगे। कहाँ वाले हैं ये? ये हैं भाई साहब स्विट्ज़रलैंड वाले, स्विट्ज़रलैंड वाले, ठीक है? ये स्विट्ज़रलैंड वाले हैं युंग चाचा। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी के बारे में आपने तो अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। सर क्वेश्चन में नहीं, हाँ भाई ठीक है, कहाँ पर नहीं लगा हुआ है? आइए वापस करते हैं, कहाँ पर? किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? थोड़ा-सा आप क्लियर लिखेंगे तो मैं आपकी समस्याओं का समाधान लाइव क्लास में ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य ही है लाइव क्लास में पढ़ाना, आपकी समस्याओं का समाधान करना। तो भई ये युंग साहब हैं स्विट्ज़रलैंड वाले, और ये एक्सट्रो और इंट्रोवर्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन गलत है? कौन-सा? जी। अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो भई ऐसा है कि टाइपिंग करने वाले हम हैं, और आप क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करते हैं कि भई इसमें क्रेशमर का, इन्होंने कहा कि क्रेशमर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण है। तो इसमें आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। जी, आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जब 3 एक जगह मिल जाएँ, तो वैसे भी आपको एक ही लगाना है, ये तो आप बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है? तो नॉट लगाने की ज़िम्मेदारी आपकी है, और वैसे सिंपल सी बात है कि एक ही है जो सबसे अलग है। तो आपको ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने कहा कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि पूरा डिपार्टमेंट हिला दो, सर जी प्रश्न गलत आया है, सर जी आयोग वाले गलत टाइप कर दिए हैं। आपको आतंक करने की ज़रूरत नहीं है। आयोग वालों ने क्या किया वो आप छोड़ दो। आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि 3 एक जगह अगर हो गए, तो आप शांति से मुँह झुकाओ और निकल लो वहाँ से। ठीक है?
जब 3 दोस्त एक जगह हो गए तो आप समझ जाओ कि पिटने वाले हो। इससे अच्छा कि जो अलग दिख रहा है उसको बगल कर दो, बात खत्म। है ना? तो सी ऑप्शन वैसे भी वो सही कर देंगे, आयोग वाले भी सही कर देंगे। बच्चा समझदार है, जो समझदार होगा वो आसानी से लगा देगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में सीखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, वृद्धि यानी कि ग्रोथ के बारे में, ये डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना? इन्होंने किसके बारे में बात किया? ग्रोथ के बारे में। GROWTH, ग्रोथ के बारे में। यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं चर्चा किया गया है। जी, तो भई ऐसा होता है, एक शैशवा काल है, एक बाल्यावस्था है, एक तरुणावस्था है, किशोरावस्था। अगर देखा जाए तो भ्रूणावस्था जो होता है, भ्रूण अवस्था जो होता है, उसमें तो भई बहुत तेज होता है, क्योंकि एक शुक्राणु कम से कम 4 केजी का जो वज़न ग्रहण कर लेता है सिर्फ़ 9 महीने में, तो जो 1 ग्राम भी नहीं था, एक आधे ग्राम भी नहीं था, वो 4 केजी का 9 महीने में ही ग्रहण कर लेता है। तो सबसे पहले तो भ्रूणावस्था ही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम शैशवावस्था की तरफ चलते हैं, क्योंकि शैशवावस्था में छोटा-सा बच्चा 2 साल के अंदर आप देखते होंगे, 5 साल के अंदर आप देखते होंगे, वो एक गंभीर शरीर धारण कर लेता है। तो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए ना, तो मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है, वो शैशवावस्था होता है। जी हाँ, तो इसको आप बेहतर तरीके से ध्यान देना कि किस तरह पूछा जा रहा है और यहाँ पर जवाब क्या हो सकता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाड आंदोलन की कल्पना किसने की थी? एशियाड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे एक बड़े प्यारे इंसान थे। मैं तो कहता हूँ कि एक भारत देश को कोई नाम दिलाने का या फिर भारत देश को रोशन करने का कोई ज़िम्मेदारी निभाया, तो जिसको हम अपने कुबरटिन के नाम से जानते हैं। हम एशियन गेम्स के कुबरटिन कहा जाता है। प्रोफेसर जीडी सोंधी, गुरुदत्त सोंधी को एशियाई खेलों का जनक कहा जाता है। इनको कुबरटिन के नाम से जानते हैं और मैनेजर भी रहे हुए हैं भारतीय दल के ये। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी रही हुई है, इनके सचिव भी रहे हुए। तो कहा जा सकता है कि ये मुख्य जो प्रोफेसर जीडी सोंधी है, कहते हैं कहीं पर मनोरंजन की बात करते हैं। मनोरंजन मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत करने वाले जो भारत में माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? किसी को पता हो तो जल्दी से जवाब करना कि मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत जो भारत में पूछा जाए, तो वहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? बहुत से ऑर्गनाइज़ेशन करते हैं, बहुत से प्रयास करते हैं और जब 1950 में कोशिश किया गया, एक मीटिंग बिठाई गई, तो वहाँ पर भी बहुत तर्क-वितर्क हुआ और ये सिर्फ़ यही नहीं थे, प्रोफ़ेसर जीडी सोंधी फिज़िकल एजुकेशन की अगर बात करते हैं, तो प्रोफ़ेसर जीडी सोंधी जो है, ये लाहौर में भी गए हुए थे। ये प्राचार्य थे वहाँ पर। ये जो है, वहाँ के प्राचार्य के रूप में भी काम किए हुए हैं लाहौर में। लाहौर का जो राजकीय एक कौन-सा विद्यालय है, महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय है लाहौर में, वहाँ पर ये लगातार प्राचार्य के रूप में भी कार्य किए हुए हैं। तो इनके बारे में जितना भी बेहतर हो सके उतनी जानकारी रखिए, लगातार सीखने का प्रयास कीजिए, इकट्ठा करिए जानकारी को और उन जानकारियों को मौखिक तरीके से तैयार कीजिए। ये बेहतर भविष्य के लिए कारगर साबित हो सकता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 से हम चलते हैं 22 की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसने जर्मनी में टर्मवेलिन आंदोलन की शुरुआत? बहुत बेहतर तरीके से इनके बारे में हम लोग सीखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनके बारे में हम लोग सुने हुए हैं। जर्मनी की जब भी बात की जाती है, जर्मनी में जब भी इनकी चर्चा की जाती है, जर्मनी, डेनमार्क, इंग्लैंड, स्वीडन, बहुत से देश हैं। लेकिन जो एक कहते हो आप खेलों की जननी, तो इसकी शुरुआत जो होती है जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक को माना जाता है और जर्मन जर्मन ही है जो इसको प्रदत्त करता है। जी हाँ, तो शुरुआत जो है इन्हीं से माना जाता है और जब भी आप किनके बारे में, लुडविन के बारे में बात करना चाहते हैं, लुडविन ज़ॉन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो जर्मनी में बिल्कुल जी हाँ, मैक्सिमम जवाब आपके सही आ चुके हैं। लुडविन ज़ॉन के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, लुडविन ज़ॉन के बारे में। जबकि जब भी एक अवधारणा देखा जाए तो वहाँ के मेन मुख्य माने जाते हैं, आपकी शारीरिक शिक्षा की बात करें अगर तो फिजिकल एजुकेशन की अगर बात करते हैं, जॉन बर्नार्ड बैसडो। ध्यान रखना, जो पॉइंट और जो डिफरेंस बता रहे हैं, जो अंतर बता रहे हैं, इस पर ध्यान देना। मैंने कहा कि जो शारीरिक शिक्षा को कुछ जर्मनी में जो एक क्या आधुनिक को क्या कहते हो?
वर्तमान को क्या कहते हो? न्यू मॉडर्न मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं। तो ये जो शुरुआत करने वाले ये हैं जॉन बर्नार्ड बेसिडो। जॉन बर्नार्ड बेसिडो यही हैं फिजिकल एजुकेशन के फादर माने जाते हैं और बड़ा इनका रुतबा रहा हुआ है अपने समय में फिजिकल एजुकेशन की बात करें। लेकिन जब हम बात करते हैं लुडविन जॉन के बारे में, तो जी हाँ, लुडविन जॉन साहब थे, जो जिम्नास्टिक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है और लगातार इनका एक बेहतर प्रयास होता है कि आगे बढ़ाया जा सके जर्मनी के जिम्नास्टिक को। हाँ, जी बिल्कुल सही जवाब है सभी का। मैनुअल ऑफ बिल्कुल, वो एडोल्फ स्पीच का था। मैं आपको बता दूँ कि वो जो 2 किताब के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जो सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक की बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक के बारे में और मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल के बारे में, वो एडोल्फ स्पीच का है। एडोल्फ स्पीच, एडोल्फ स्पीच ये है उनकी किताब। बिल्कुल जी हाँ, ये भी जर्मनी के हैं। एडोल्फ स्पीच, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक एंड मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल। ये जो है एडोल्फ स्पीच के रूप में लिखा गया है, ये भी आप ध्यान में रखना। बाकी जवाब तो आप ध्यान में रखते ही हैं, लेकिन सीखना बेहतर है। जितना रिवीजन हो सके, जितना बेहतर सीख सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। जवाब यहाँ पर बी है, बिल्कुल सही है। हम बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ है और ये कुछ एक बेहतरीन प्रश्न माना सकता है इसको भी, क्योंकि हम कुछ काल की तरफ चलते हैं। वो वाला काल नहीं भई, कुछ वैदिक काल के बारे में और जो प्राचीन काल के बारे में चर्चा किया जा रहा है। वैदिक काल अगर हम बात करते हैं तो ये एक पुराना समय जहाँ पर फिजिकल एजुकेशन को भी यानी कि शारीरिक बल पर भी विशेष फोकस किया गया था, पुरानी किताबों के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और सूर्य नमस्कार की जब भी बात करते हैं, सूर्य नमस्कार की जब बात करते हैं, तो सूर्य नमस्कार का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन था वैदिक काल में। प्राणायाम के बारे में बात करते हैं तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रचलन था वैदिक काल में और उसके साथ-साथ एक 2 पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ था, एक जो तर्क दिया गया था। तो वैदिक काल में ये कहा गया कि जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, ठीक है? ब्राह्मण को कहा गया मैन ऑफ विज़डम, मैन ऑफ विज़डम, विज़डम, ठीक है? ब्राह्मण को कहा गया मैन ऑफ विज़डम और जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय, क्षत्रिय को कहा गया मैन ऑफ एक्शन। वो एक्शन करते थे, ये दिमाग देते थे और वो एक्शन लेते थे। तो ये कहानी थी वैदिक काल की और अगर वैदिक काल देखा जाए तो 2500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो यहाँ पर क्या माना गया है? बिल्कुल सही जवाब 2500 से 600। बिल्कुल सभी आप सभी के जवाब भी नहीं सही हैं उतना बेहतर। जो गलत दे रहे हैं वो सुधार कीजिए। जो भी गलत दे रहे हैं वो सुधार कीजिए। हमने क्या कहा? इसको आप नहीं लगाइए, ये 2500 से 600 बीसी यहाँ पर होना चाहिए। आप सुधार कर लीजिए, सही कर लीजिए और जो पॉइंट बताए जाते हैं उस पर विशेष ध्यान देते रहिए कि वहाँ पर विख्यात क्या था, फेमस क्या था, कौन-सा युद्ध कौशल सिखाया जाता था या फिर कौन से आर्य लोग आए थे, आर्य प्रजाति की बात किया जाता है वहाँ पर अक्सर जब हम वैदिक की बात करते हैं तो आर्य प्रजाति की बात किया जाता है। आर्य लोग जो है वहाँ पर ऐसे पॉइंट को फेमस करते थे। तो इस पर भी थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखना और हम बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर जी हाँ, यहाँ पर बी ऑप्शन लगा देते हैं, कल को कमेंट ना आए और नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनके बारे में आप बेहतर तरीके से पढ़े हुए हैं। राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? और इनकी जो योजना थी वो कब शुरू की गई थी? योजना, एक योजना इन्होंने शुरू किया था, उसकी योजना कब शुरू की जाती है? ये भी आपको बताना है, बिल्कुल तेज़ी से जवाब करेंगे जब भी कि राजकुमारी अमृत कौर योजना। जी, 1953 की बात करते हैं। 1953 में राजकुमारी अमृत कौर योजना की शुरुआत होती है। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर रही हुई हैं, पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में विराजमान थीं और ये टेनिस की एक बेहतरीन खिलाड़ी और इनका कह सकते हैं कि आप बेहतरीन इनका एक वो अचीवमेंट भी बेहतर था लगातार। ये कहाँ की रहने वाली थी, क्या किसी को पता है? ये कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ की रहने वाली थी? अगर ये आपको पता है तो आप ये भी जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। मैक्सिमम जवाब आपके आ चुके हैं। टेनिस की बात करते हैं और शायद की बात नहीं कीजिए, आप फिक्स बातें किया कीजिए। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ के बारे में। जी, तो लखनऊ की रहने वाली थी। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर 1953 में राजकुमारी अमृत कौर योजना की शुरुआत होती है और राजकुमारी अमृत कौर जो कि टेनिस से जुड़ी हुई थी, जवाब यहाँ पर
डी लगा सकते हैं और हम बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि डिडास्केलियम प्राचीन यूनान में प्रचलित था। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस रखिए, सीखिए, बेहतर तरीके से सीखिए। जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है ना? तो इन्होंने पूछा कि यूनान के बारे में, यूनान काल में हुआ क्या था कि कुछ डिडास्किलियम जैसे ऐसे कुछ तत्व थे जिनकी खोज की गई थी और वो थे म्यूज़िक। म्यूज़िक भई संगीत कला की बात करते हैं। एक संगीत अच्छा डिडास्केलियम, डिडा बोलेंगे डांस, डांस करके आता है। तो डांस देखो ऐसे डांस ऐसे आ जाता है। तो जब आप डांस लिखोगे तो वो संगीत हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप आसान तरीके से मिला सकते हैं। जी, तो एक संगीत विद्यालय के रूप में डिडास्केलियम जो कि प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। ध्यान ये भी देना है कि अगर कल को ये बस प्रश्न लिखा जाए डिडास्केलियम और यहाँ पर यूनान ना लिखकर ये पूछा जाए कि ये रोम, यूनान या फिर स्वीडन या फिर कुछ और लिख दें ऑप्शन में ब्रिटिश, तो ये 2-4 ऐसे ऑप्शन लिख देते हैं, तो हमको ये भी तैयार रखना है कि डिडास्केलियम कहाँ का? यूनान का है। यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं, हमें अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत होती है। जी, बिल्कुल सही जवाब सभी के, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है। ऐसा ही अगर आपका भई ज़बरदस्त तैयारी रहा, कॉन्फिडेंस रहा और लगातार एक जोश-जुनून रहा, तो आप बहुत जल्द अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। जी, मेरी तरफ से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के जल्द से जल्द सफलता के लिए, क्योंकि आप जो परिश्रम कर रहे हैं, जिस लगन से कर रहे हैं, बहुत जल्द सफलता मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी हाँ, ऐसे हमेशा आगे बढ़ते रहें, सकारात्मक रहें और निरंतर प्रयास करते रहें, नियमित रूप से बने रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।